ओबीसी के रिजर्वेशन की जो सारी जूरिस्प्रूडेंस है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर आधारित है बिल्कुल शुरू से। जो मैंने आप पर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके सोशली एंड पहले ये जो एजुकेशनली एनएम टॉमस का बैकवर्ड। केस था, एनएम टॉमस के केस में तो एससी एसटी के ऊपर है। जब जी, वो गया है आपके इंदिरा साहनी वाली केस में, तो इंदिरा इंदिरा साहनी साहनी वाली मंडल। केस में भी जो 3 डिसेंटिंग जजमेंट हैं उनको भी पढ़ा जाना चाहिए। लोग जो हैं वो जी, जो 6 कंकरिंग जजमेंट्स हैं उनको तो पढ़ते हैं, लेकिन वो जो 3 डिसेंटिंग जजमेंट हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दोस 3 डिसेंटिंग जजमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उसमें जो है आपके जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात है वो केवल एससी एसटी ग्रुप्स के साथ में अटैच की गई है। अब ओबीसी सडनली फ्रॉम बीइंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड फॉर वॉट एवर रीजन्स, और उनको जो है आप कहें कि साहब की ये डिस्क्रिमिनेशन में आ गए। एससी एसटी के खिलाफ जो एनसीआरबी का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का डेटा है, वो ये दिखाता है कि एससी एसटी के खिलाफ जो केसेस दर्ज होते हैं उसमें से 81% ओबीसी जातियों के विरुद्ध दर्ज होते हैं और अनदर 5% जो है वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में दर्ज होते हैं। तो वही जो प्रताड़क हैं तथाकथित एससी एसटी एक्ट के संदर्भ में, वो यहाँ पर प्रताड़ित कैसे बन जाएंगे? जी जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। और जिस तरह से यहाँ पे ओबीसी जोड़ा गया है इस पूरी परिभाषा में सेक्शन 3C के, वो एकदम गलत है। और आपने ये भी बताया यहाँ पे कि किस तरह से रिकमेंडेशन दिया गया ओबीसी को जोड़ने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कानून की संरचना जो पास करे टेस्ट ऑफ टाइम, उससे ज़्यादा यहाँ पे एक पॉलिटिकल शायद महत्वाकांक्षा दिखती हुई नज़र आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सेक्शन 3E है, जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड डिफाइन किया गया है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसकी जो एक हिंदी परिभाषा है, वो भी मैं आपके सामने एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपके दर्शकों के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है, भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई भी कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इनमें से ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। ये तो तो 3E ये जो है। 3E है, हम्म, ये जो डेफिनेशन है, ये बहुत ही वाइड है और इसमें हर एक वर्ग आता है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि 3E की परिभाषा में हर एक वर्ग आता है, चाहे उसमें वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो कोई धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे दिव्यांगता के आधार पे हो, चाहे वो जेंडर के आधार पे हो, सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। तो 3C का कोई इसमें मतलब रह नहीं तिलक गया। तराजू और तलवार भी कवर होता है। सब सब कवर होते हैं। बस जूते 4 कवर नहीं होता है। जूते 4 के लिए ऑफेंस है। जूते 4 को रोका गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बात कही इंदिरा साहनी के केस में, वो आपने बहुत ही एक बात रखी, मंडल कमीशन का जो पूरा आयोग बना और उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पे, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पे ओबीसी आरक्षण दिया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं जिनको भी मंडल कमीशन ने चिन्हित किया जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और उनको भी ओबीसी आरक्षण दिया गया। और इसमें बहुत अब सारे दबंग जातियां हैं उसमें। हाँ, अब इसमें कालांतर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ओबीसी आज आरक्षण पा रहे हैं। अभी इसमें वेस्ट बंगाल में इसका हमने बहुत ही विकृत रूप देखा, जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण में जोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन साहब की, वो उस चीज़ को एग्जामिन कर रही थी। अभी एमपी हाई कोर्ट का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एक डिफरेंट बेंच में। तो क्योंकि ओबीसी की कोई राष्ट्रीय सूची नहीं है और मंडल कमीशन के केस में ये एक स्कोप छोड़ा गया, तो हर राज्य अपने हिसाब से अलग-अलग लोगों को अपने पॉलिटिकल गेन्स और मोटिव्स के हिसाब से ओबीसी घोषित करता है, ओबीसी से हटाता रहता है।
तो ये जो चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है इसके लिए एक नेशन वाइड एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, जिसमें ये चिन्हित हो सके कि कौन-सी जाति या कौन से ऐसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप हैं, जो आज की डेट में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और फिर उसके हिसाब से उनको उसमें उसको चिन्हित करना चाहिए। पर जो राज्य सरकारों को ये पावर्स दे दी गई हैं, तो उससे एक बड़ी डायकोटोमिक सिचुएशन उत्पन्न हो रही है। जी देखिए, एक बड़ी विचित्र स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और ख़ास तौर से ये जो एक मैं कहूँगा कि ये तो जुडिशरी लेड एक ज्यूरिस्प्रूडेंस आया है जिसमें अ, अगर किसी ने मेरिट के आधार पर जनरल से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए, तो उसको जनरल ट्रीट करना है। अब इसमें अभी एक जजमेंट तो आया था कि साहब कि यदि ऐसा नियम है कि कोई छूट लेने पर उनको नहीं मान्य होगा तो नहीं मान्य होगा, लेकिन अधिकतर सरकारों ने रूल्स बना ही नहीं रखे हैं। अभी एक जेल प्रहरी का यहाँ पर परिणाम आया राजस्थान में, उसमें मात्र 2% जो है वो ओपन कैटेगरी से सिलेक्ट हुए, मात्र 2%। नहीं, आप जो आप बात कह रहे हैं एक्चुअली मेरे सामने इस समय रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम ये मैटर कोर्ट में बहस करेंगे और 19 मार्च की डेट भी है। तो जो मेरा विषय है वो बहुत ही सीमित है यूजीसी रेगुलेशन पे और बिल्कुल किसी और दिन रिज़र्वेशन के ऊपर, ओबीसी आरक्षण के ऊपर चर्चा, चिंतन-मंथन किया जाएगा। उसके जितने प्रोज़ और कॉन्स हैं वो डिस्कस किए जाएँगे। तो वो एक वी विल कीप इट फॉर सम अदर डे। पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये यूजीसी रेगुलेशंस की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है। इसको हम लोगों को एक लीगल चश्मे से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के आधार पे एग्ज़ामिन करना है और ये टास्क दिया गया है आपके द्वारा, बाकी और अन्य याचिकाकर्ता साथियों के द्वारा, जिसको मुझे निभाना है, तो मैं उस टास्क में लगा हूँ।